हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ मैथ वाला पर। और आज का ये लेक्चर होने वाला है हमारा काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस लेक्चर में हम सीखेंगे 12th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, जिसका नाम है एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र। यानी कि आज जो हम इस लेक्चर में डेरिवेशन को करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो डेरिवेशन है वो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, इसलिए हम इसे गॉस प्रमेय की हेल्प से ही करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे कि एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र, यानी कि हमें जो है एक समान आवेशित सीधा तार लेना है जिसके निकट में विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस डेरिवेशन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम में सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, यहाँ पर एक समान आवेशित सीधे तार की बात करी गई है, तो हमें सबसे पहले एक सीधा तार बना लेते हैं। तो ये हमारा कोई सीधा तार हो गया है और इस पर बोला गया है एक समान आवेशित, यानी कि ये जो तार है ये इस पर एक समान रूप से आवेश जो है प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस तार पर आवेश को शो करके दिखा देते हैं। ये जो तार है पूरा, इस तार पर क्या है, ये आवेश प्रेजेंट है प्लस का। हम दोनों तरफ क्या है, इस पर आवेश प्रेजेंट शो करके दिखा देते हैं। ये हमारा एक समान रूप से आवेशित अब सीधा तार बन चुका है। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये तो हमने तार बना लिया है और इस पर आवेश भी शो करके दिखा दिया है, यानी कि एक समान रूप से आवेशित तार हो गया है। अब इस तार के निकट हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हम मानते हैं ये जो तार है, इस तार के निकट यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर ही क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। जहाँ पर इस तार और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी ले लेते हैं, हम R ले लेते हैं। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ये कितनी है, R, इसको हम मानकर चलते हैं। और ये जो तार है, इस तार की लंबाई को भी हम मान लेते हैं। ये जो तार है ये L लंबाई का है, ठीक है, इसलिए तार की लेंथ कितनी है, L है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक तार बनाया और उस तार पर प्लस आवेश शो करके दिखा दिया एक समान रूप से। उसके बाद इस तार से R दूरी पर एक बिंदु बनाया P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। और ये जो तार है, इस तार की लंबाई कितनी मानी हमने, L मानी है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा डायग्राम। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात पर गौर करनी है कि ये जो हमारा डेरिवेशन है ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, इसलिए हम इसे गॉस की प्रमेय से ही करेंगे। और गॉस की प्रमेय में क्या होता है, हमें एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मानना होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस तार के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे और मानकर चलते हैं ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है वो बेलन के आकार का है। तो इसको कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये यहाँ पर हम एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं, यानी कि इस गॉसियन पृष्ठ की यहाँ पर हमने कल्पना की है। तो ये हमारा एक काल्पनिक बेलनाकार रूप में गॉसियन पृष्ठ हमारा बन जाएगा। उसके बाद हम अपने इस डेरिवेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा, एक समान रूप से आवेशित एक तार बनाया जिसकी लंबाई L थी और इस तार से R दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट था P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना था। और ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी वो हमने ली थी R। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा, इस तार के चारों तरफ एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मान लिया है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो बिंदु है P, इस बिंदु P के चारों तरफ एक थोड़ा सा क्षेत्रफल लेना है, ठीक है। ये गॉसियन पृष्ठ था पूरा, इसके पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल में से हमने क्या करा, एक थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया है इतना। इस थोड़े से क्षेत्रफल को हम नाम क्या दे देते हैं, DA नाम दे देते हैं, ठीक है। इस क्षेत्रफल को नाम क्या देते हैं, DA। तो ये जो DA अल्पांश क्षेत्रफल है, यानी कि थोड़ा सा क्षेत्रफल है, इसकी डायरेक्शन इधर की साइड होगी, ठीक है। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी इस पॉइंट P पर, उसकी डायरेक्शन में किधर की साइड होगी, इधर की ही साइड होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा। तो देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, उसकी दिशा हमेशा प्लस के आवेश से विपरीत दिशा में होती है। तो अगर हम बात करें इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P के इधर की साइड में प्लस का आवेश उपस्थित है, तो जो भी इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा इधर की साइड तो नहीं होगी, क्योंकि हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की डायरेक्शन प्लस आवेश से दूर होती है। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पॉइंट पर इधर की साइड होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका अल्पांश क्षेत्रफल DA हमने लिया था उसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी दिशा इस पॉइंट P पर सेम डायरेक्शन में है, यानी कि इन दोनों के बीच कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या मानकर चलते हैं कि यहाँ पर जो हमारे थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर
0 डिग्री होगी, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 डिग्री होगी और यहाँ पर कोई कोण नहीं बन रहा होगा। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब डायग्राम तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम को बनाया है उसमें क्या करना है, हमें अब इसकी थ्योरी लिख देनी है। क्योंकि जब भी हम किसी भी डेरिवेशन को करते हैं और उसमें डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इस डायग्राम की थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। और थ्योरी में हम वही चीज़ लिखते हैं जो चीज़ हमने इसमें बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अब थ्योरी को लिखना। तो देखिए, सबसे पहले हमने इस तार को बनाया था इस डायग्राम में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कोई तार, माना कोई, यहाँ पर थोड़ा पेन चलने में दिक्कत आ रही है, माना कोई तार जिसकी लंबाई कितनी ली थी हमने इस तार की लंबाई L, तो यहाँ पर लिखेंगे जिसकी लंबाई L है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक तार माना जिसकी लंबाई कितनी थी L, और ये तार एक समान रूप से आवेशित है तो उसको भी लिख देते हैं। तथा यह तार एक समान रूप से आवेशित है, वो लिख देंगे हम। तथा यह तार एक समान रूप से आवेशित है। उसके बाद क्या करा था, इस तार से r दूरी पर एक बिंदु माना था तो उसको लिखेंगे। तथा इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर ही क्या करना था, हमें विद्युत क्षेत्र निकालना था। अब उसके बाद देखिए हमने क्या करा, इस पूरे तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी, तो उसको लिख देते हैं। माना इस तार के चारों ओर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है हमारा, गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि हमें गॉस प्रमेय के अनुसार इसको करना था। तो काल्पनिक एक गॉसियन पृष्ठ है। उसके बाद हमें क्या करना था, ये इतना ही हमने बस इस डायग्राम में बनाया था। इस डायग्राम की क्या करा है, हमने सबसे पहले थ्योरी को लिख दिया है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, क्योंकि जो गॉस प्रमेय होती है उसमें ज़्यादातर विद्युत फ्लक्स की बात होती है, तो इस डायग्राम में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेरिवेशन में भी हम क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स ही निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल माना था dA, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स को ही निकालेंगे। तो देखते हैं आगे। तो अब यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तब अल्पांश क्षेत्रफल जो माना था हमने dA, तब dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तब dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा उसको देख लेते हैं। अब हम जो हमने अल्पांश क्षेत्रफल लिया था dA, इस अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो हम जानते हैं जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है उसको दर्शाते हैं हम फाई ई से, ठीक है। किससे दर्शाते हैं हम अपने विद्युत फ्लक्स को, फाई ई से दर्शाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फाई, और यहाँ को लिख देते हैं हम ई। इसका मतलब क्या होता है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक, और ये फाई दर्शाता है फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम विद्युत फ्लक्स। तो ये फाई ई की वैल्यू होती है हमारी ई वेक्टर इंटू में dA वेक्टर के बराबर आ जाएगी। dA क्यों लिखा है हमने, क्योंकि अल्पांश क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम dA की, और क्योंकि अल्पांश क्षेत्रफल से ये विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, इसलिए थोड़े से क्षेत्रफल से थोड़ा सा ही हमारा विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या बन रहेगा, ये d फाई ई। ये d बता रहा है इसकी थोड़ी सी मात्रा को, कि थोड़ा सा ही विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो ई के ऊपर वेक्टर है और डी के ऊपर वेक्टर है, इसको हटा देना है। तो हटाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, जब हम इन दोनों के ऊपर से वेक्टर हटाएंगे तो ये वेक्टर तो हट जाएगा,
लेकिन ई और डी के साथ में डी ए के साथ में कोस थीटा और ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू ई एज इट इज इंटू में डी ए एज इट इज, और दोनों के ऊपर से वेक्टर हट जाएगा तो इनकी गुणा में क्या और आ जाएगा, कोस थीटा और ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कोस थीटा में थीटा दिया गया है, इस थीटा की वैल्यू हम रखेंगे डायग्राम में देख करके, डायग्राम में थीटा की वैल्यू क्या आई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम में जो थीटा की वैल्यू आ रही थी वो 0 डिग्री आ रही थी। तो हम कोस थीटा में जो थीटा दिया गया है वहाँ पर थीटा के स्थान पर 0 डिग्री लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस थीटा के स्थान पर 0 डिग्री लिख देंगे। तो हमारा डी फाई ई तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद ये ई और ये डी ए भी एज इट इज रहेगा, और कोस थीटा के स्थान पर 0 डिग्री। अब देखिए हम जानते हैं जो कोस 0 डिग्री होता है, क्योंकि जो हमारा कोस 0 डिग्री होता है इसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि कोस 0 डिग्री के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब ये कोस 0 डिग्री इस ई डी ए की गुणा में है, यानी कि ये 1 भी कहाँ जाएगा, इस ई डी ए की गुणा में जाएगा। तो जैसे ही हम ई डी ए की गुणा इस 1 में करेंगे तो हमारा सिंपल सा ई डी ए ही बचेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं डी फाई ई जो है वो बराबर आ जाएगा हमारे ई इंटू डी ए के। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, इस तरीके से हमारा अल्पांश क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब ये यहाँ तक हमने क्या करा था, अल्पांश क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स निकाला था। अब हम क्या करेंगे, पूरा जो हमने गॉसियन पृष्ठ माना था उस पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो ये थोड़ा सा विद्युत फ्लक्स निकाला है इसका समाकलन करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसका समाकलन कर देंगे इस समीकरण नंबर 1 का, हमें क्या है, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें समीकरण नंबर 1 का समाकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं। उसकी वैल्यू क्या आई थी, समीकरण नंबर 1 की वैल्यू आई थी डी फाई ई बराबर ई और इंटू में डी ए। अब समाकलन हमें इसका करना है, तो समाकलन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके आगे समाकलन का निशान लगाना पड़ेगा, और समाकलन का निशान होता है ये। ठीक है, इस तरीके से हम समाकलन का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पर इधर भी समाकलन का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इधर डी फाई का समाकलन कर रहे हैं, इधर इस वाली वैल्यू का समाकलन कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ई जो है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और कभी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का हम समाकलन नहीं करते हैं, इसलिए इस ई को हम इस समाकलन से बाहर ले लेंगे। तो डी फाई तो हमारा एज इट इज लिखा रहेगा अभी। ठीक है, डी फाई ई एज इट इज लिखेंगे, ये ई आ जाएगा बाहर, और ये जो समाकलन है ये आ जाएगा इस डी ए के आगे। तो यहाँ हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस डी फाई ई का समाकलन करेंगे और इधर इस डी ए का समाकलन करेंगे। अब जब हम इनका समाकलन करेंगे तो ये जो समाकलन का निशान है ये इस डी को रिमूव कर देगा, यानी कि हटा देगा। तो हमारा सिंपल सा यहाँ क्या बचेगा, फाई ई बच जाएगा, और बराबर में ई एज इट इज रहेगा, और गुणा में जो ये डी ए का समाकलन चल रहा था तो ये समाकलन का निशान यहाँ से भी इस डी को हटा देगा, तो यहाँ भी हमारा सिंपल सा ये बच जाएगा। अब देखिए ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, ये जो ए है, ए से हम किसको दर्शाते हैं, क्षेत्रफल को दर्शाते हैं, और ये क्षेत्रफल किसका चल रहा है, जो हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ माना था उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल था। तो हम यहाँ पर इस ए की जो है उस वैल्यू को रख देंगे, जो हमारी गॉसियन पृष्ठ की, जो हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ माना था उसके क्षेत्रफल की वैल्यू क्या होती है। तो आप जानते होंगे, आपने पहले पढ़ा होगा कि जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2 पाई आर एल। तो ये जो ए की वैल्यू आई है इसको रख देंगे हम समीकरण नंबर 2 में। तो हमें फाई ई की जो फाइनली वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी फाई ई बराबर, ये ई तो अभी एज इट इज रह जाएगा, गुणा में इस ए के स्थान पर ये वाली वैल्यू रख देंगे जो आ रही है हमारी 2 पाई आर एल। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो डेरिवेशन है हम इसे गॉस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर रहे थे, तो गॉस प्रमेय के सहायता से हम क्या करेंगे, इस फाई ई की वैल्यू रख देंगे। अब गॉस प्रमेय क्या बताती है, चूँकि जो गॉस प्रमेय होती है वो बताती है कि फाई ई जो है वो बराबर होता है
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से ये जो फाई ई की वैल्यू मिली हमें ये वाली, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी। अब क्यू क्या है, यहाँ पर आवेश है, ठीक है। तो हमने तार पर जो है एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया था। एक बार हम आपको डायग्राम में भी दिखा देते हैं इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर हमने एक तार लिया था और इस तार पर एक समान रूप से आवेश को प्रेजेंट करके दिखा दिया था, यानी कि शो करके दिखा दिया था। तो जब भी कोई आवेश सीधी या रेखीय स्थिति में उपस्थित होता है तो उसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक रेखीय आवेश घनत्व है। और इस रेखीय आवेश घनत्व को हम दर्शाते हैं लैम्डा से, ठीक है, लैम्डा से दर्शाते हैं। और इस लैम्डा की अपनी एक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एल होती है। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगी हमारी लैम्डा इंटू एल। तो अब इसको देखते हैं। तो यदि हम इस गॉस प्रमेय के अकॉर्डिंग जो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, इसको यदि हम इक्वेशन नंबर 4 मान लें तो अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखनी है। अब क्यू क्या है, आवेश था जो उस तार पर ए रे के रूप में प्रेजेंट था, यानी कि सीधे तार पर प्रेजेंट था। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है, जिसको कहते हैं हम लैम्डा। और इस लैम्डा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन एल, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस क्यू की वैल्यू निकालें तो क्यू की वैल्यू मिलेगी हमें लैम्डा इंटू एल, क्योंकि ये एल इस लैम्डा की गुणा में चला जाएगा। तो लैम्डा इंटू एल मिल जाएगा। अब इस क्यू की वैल्यू यहाँ अगर हम इस समीकरण नंबर 4 में रख दें तो हमें फाई ई की फाइनली वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण 4 में जैसे हम क्यू की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा फाई ई बराबर ये क्यू के स्थान पर लैम्डा इंटू एल और अपोन में ये वाला एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़। तो हमें फाइनली फाई ई की वैल्यू क्या मिलेगी, लैम्डा एल इंटू में एप्सिलॉन नॉट मिल गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो फाई ई की वैल्यू मिली है, इस फाई ई की वैल्यू ये जो समीकरण नंबर 3 आई थी हमारी, यहाँ पर रख देनी है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में फाई ई का मान रखने पर, समीकरण 3 में फाई ई का मान रखने पर, तो देखते हैं समीकरण 3 में फाई ई का मान रखने पर क्या बनता है। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, ये है फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ पर फाई ई की वैल्यू हमें रखनी है। तो फाई ई की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, लैम्डा एल अपोन में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू क्या आ रही थी, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और बराबर में ये जो लिखा है इसको ऐसे लिख लेंगे, ए इंटू में 2 पाई आर एल, ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। तो हमें, और इस डेरिवेशन में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मान निकालना था, तो इसलिए हम इस ई की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो ये जो गुणा में 2 पाई आर एल दे रखा है इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ई तो हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब ये 2 पाई आर एल इस ई की गुणा में है, तो बराबर के जब हम इधर भेजेंगे तो इधर वाली संख्या के बटे में चला जाएगा, यानी कि इधर वाली संख्या के नीचे आ जाएगा। तो लैम्डा एल तो ऊपर एज इट इज रहेगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट भी एज इट इज रहेगा, और ये 2 पाई आर एल भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा 2 पाई आर और उसके बाद एल। अब ये तो आ गई हमारी ई की वैल्यू। ये क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट। अब इसको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिकली रूप में लिख लेते हैं, ये थोड़ा यहाँ पर मिक्स हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई तो एज इट इज लिखेंगे, बराबर के बाद 1 अपॉन में ये 2 और ये पाई और ये एप्सिलॉन नॉट, इसको एक साथ लिख लेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ये जो लैम्डा एल है इसको ऊपर एक साथ लिखेंगे, और बटे में जो हमारे ये रह गई थी वैल्यू आर एल, इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। ये आर एल हमने नीचे एज इट इज लिख लिया। अब देखिए ऊपर भी एल है नीचे भी एल है, इस एल से क्या है, ये एल कट जाएगा। अब जो फाइनल बचेगा उसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। तो ई की वैल्यू मिलेगी हमें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर यहाँ पर लैम्डा है और नीचे बच रहा था हमारा आर। ये क्या आ जाएगी, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब चाहे तो आप इसे यहीं तक लिख सकते हो, वरना इसको कभी कभी जो है थोड़ा सा और एक और टाइप में भी लिख देते हैं। और उस टाइप में क्या करते हैं, ऊपर भी इधर 2 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या बन जाती है, देखिए ई बराबर, अगर हम ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 आ जाएगा, और नीचे जैसे 2 से गुणा करेंगे हम तो यहाँ पर ये 2 के स्थान पर 4 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे इसे 1 अपॉन, ये नीचे 2 से गुणा करते ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर जब हम 2 की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 लैम्डा और अपॉन में आर एज इट इज। ये भी इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो कभी कभी इस
इस तरीके से लिख कर दिखा देता है, और वरना आपका अगर आप यहाँ तक भी इस डेरिवेशन को करते हो तो यहाँ तक भी आपका ये राइट है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया हो, तो आप हमारे इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक, साथ ही हमारे चैनल को भी कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लाते रहते हैं, सभी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्टों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।